हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज आईटी सर्विसेज स्टॉक्स में हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। लगभग एक तरीके से ब्लड बाथ वहां पर देखने को मिला। वजह थी कि एंथ्रोपिक ने एक नए एआई एजेंट टूल की अनाउंसमेंट की है, जिसका इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पर पड़ता हुआ हमें दिखा। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये एक ओवर रिएक्शन था, और अगर नहीं तो इसका कितना इम्पैक्ट इन कंपनीज पर पड़ने वाला है, और क्या अब इनका धंधा अब पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन किस तरीके से आईटी सर्विसेज स्टॉक्स में हमें फॉल देखने को मिला, और आईटी इंडेक्स 6% से ज्यादा की हमें उसमें गिरावट देखने को मिली। कोई भी स्टॉक इसमें बचता हुआ हमें नहीं दिखा। द निफ्टी आईटी इंडेक्स crashed over 6% today, making its worst single day fall since March 2020। 2020 कोविड क्रैश से भी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली। मार्केट कैप लॉस अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप का लॉस हमें देखने को मिला। एंड markets have shifted from AI is a tool for IT firms to AI is a competitor। अभी तक क्या बात हो रही थी कि हम AI adoption कर रहे हैं, क्लाइंट्स को AI सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो AI को हम यूज करके अपने रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। लेकिन अब AI ही आपका कॉम्पिटिटर बन गया है। और ध्यान रहे दोस्तों कि एक एक करके हर इंडस्ट्री को एआई से compete करना पड़ेगा। कोई भी इंडस्ट्री एआई से सेफ नहीं है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और एज एन एम्प्लॉय, एज अ नॉर्मल सिटीजन, हमें भी एआई को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी वैल्यू आने वाले दिनों में खत्म होने वाली है। तो ट्रिगर क्या था? ट्रिगर ये था अ मैसिव ओवरनाइट सेल ऑफ इन यूएस सॉफ्टवेयर स्टॉक्स। कल रात में जो सेल्स फोर्स, सर्विस नाउ, एडोबे, इनमें हमें जबरदस्त तरीके से फॉल देखने को मिली फॉलोइंग एंथ्रोपिक्स जनवरी 30 रिलीज ऑफ एजेंटिक प्लगइन्स। तो हम आगे बात करेंगे कि ये जो नए टूल्स, नए प्लगइन्स को जो डेवलप किया गया है, ये किस तरीके से हमारे आईटी सर्विसेज कंपनी को हार्म करेंगे और कितना हार्म करेंगे। तो एंथ्रोपिक ने क्या डेवलप किया है, आइए इसको समझते हैं। तो जनवरी 12 को क्लाउड कोवर्क की लॉन्चिंग की गई है, विच इज अ डिजिटल एम्प्लॉय डिजाइन फॉर अ नॉन टेक्निकल यूजर टू ऑर्गेनाइज फाइल्स, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जीक्यूट मल्टी स्टेप टास्क। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। तो इन्होंने 11 एजेंटिक प्लगइन्स जो है लॉन्च किए हैं। एंथ्रोपिक ओपन सोर्स स्किल्स that allow Claude to act as a specialist। तो जो AI का टूल है वो आप एजेंट क्रिएट करेंगे और एक आदमी की तरह काम करेगा। जो एक एम्प्लॉय TCS इन्फोसिस में काम करता था, मैनुअली जो काम करता था, वही एजेंट उसे काम करेगा। और ये कहाँ पर यूज होगा? तो जैसे लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रिव्यू करना, उसमें करेक्शंस करना, उनमें जो रेड फ्लैग्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, कंप्लायंस इसमें यूज होगा। और सेल्स सीआरएम इसमें होगा, मैनेजिंग प्रॉस्पेक्ट रिसर्च एंड सीआरएम अपडेट्स, जो कस्टमर से रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं वो भी करेगा। फिनेंस में ऑटोमेटेड फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन। दोस्तों, इन जॉब्स के लिए लोगों को हायर किया जाता है, वो मैन्युअली काम करते हैं, तो पूरी तरीके से एआई इन नौकरियों को छीन लेगा। The key difference, this is agentic AI, it doesn't suggest text। ध्यान रहे कि ये वो नहीं है कि आपको कुछ सजेशन दे रहा है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, आपकी ग्रामर को चेक कर रहा है, ये वो नहीं है। It connects to enterprise systems and performs the work autonomously using model context protocol। तो model context protocol क्या होता है? It's a simple standard that lets AI मॉडल सेफली कनेक्ट। तो जो मॉडल्स होते हैं वो सेफली कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं? एक्सटर्नल टूल्स, डेटा एंड एप्स, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट एंड एक्ट स्मार्टर। तो ये टूल
अपने आप में काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इन टूल में आपको आप कुछ देंगे, जैसा कि हम चैट जीपीटी वगैरह में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन बनाकर एक्सटर्नल सिस्टम से जो है उसको जो भी उसे चाहिए वो ले लेंगे और उसे इंटरप्रेट करके उसे फिक्स कर देंगे। इन ग्लोबल स्टॉक्स को चेक करिए, इन्होंने लास्ट ईयर अप टू 15 टाइम्स तक का प्रॉफिट दिखाया। क्या आप इस तरह की फ्यूचर के ग्लोबल ग्रोथ स्टोरीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो देर किस बात, जॉइन द लीग ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं, ग्लोबल भी। और ये है हमारे पिछले इन्वेस्ट फॉर अल्फा वर्कशॉप सेशंस का रिव्यू। सी यू इन द मास्टर क्लास, दिस टाइम बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड द लिमिट। इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3, बी लिमिटलेस। अब आइए समझते हैं कि कैसे ये इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए खतरा बन गया है और कितना इंपैक्ट करेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम दो एग्जाम्पल लेंगे। एक जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो ये आईटी सर्विसेज कंपनी होती है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो करती हैं, और एक ये जो एआई का मॉडल है वो कैसे काम करेगा, आइए इसको समझते हैं। तो मान लीजिए एक बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, और हम जानते हैं जो बड़ी कंपनी होती है उसके हंड्रेड्स ऑफ वेंडर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स होते हैं जो कुछ ना कुछ उसे सप्लाई करते हैं, पार्ट्स या कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ सर्विसेज, कुछ ना कुछ उसे सप्लाई करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता है कि हमारी कोई भी गोपनीय जो भी चीज़ है, जो भी हमारा नॉलेज है, हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसे आप किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो एक एग्रीमेंट साइन होता। अब देखिए, 1000 मेरे वेंडर्स हैं मेरे कंपनी के और सब मुझसे डील कर रहे हैं, तो मुझे सबसे वो एनडीए को साइन कराना है। और इसमें क्या होता है, तो वो खुद से ये काम नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही उनके लिए छोटा मोटा काम होता है और इसके लिए वो लोगों को हायर नहीं करना चाहते। तो वो क्या करते हैं, वो इन्फोसिस, विप्रो टाइप की कंपनीज को ये काम दे देते हैं कि आप हमारे लिए ये काम करोगे। अब इन्फोसिस, टीसीएस क्या करते हैं, उनके लिए 5 से 10 जूनियर एसोसिएट्स को हायर करते हैं, जो कि उन डॉक्यूमेंट्स को मैन्युअली रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं, काटापिटी करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। 2 से 3 बिजनेस डेज का टाइम लगता है क्योंकि क्वालिटी चेक होता है, उसका रिव्यू होता है, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसका होता है। और क्लाइंट उनको $30,000 से $50,000 महीने का पे करता है। जो टीम सिर्फ उनके लिए काम करती है, इतना वो इस कंपनी को पे करते हैं। अब इसमें क्या होता है, कई दफे ये चूंकि ये ह्यूमन डिपेंडेंट काम है, इट्स प्रोन टू फटीग एंड ओवरसाइट। तो कोई व्हाट्सएप चलाते चलाते काम कर रहा है, कोई किसी के घर की कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर गलतियाँ भी होती है। उन गलतियों को भी मेजर किया जाता है कि कितनी गलतियाँ जो है इस काम में हो रही है। अब जो नई सिचुएशन बन रही है, जो ये नया मॉडल बनाया गया है, एजेंटिक मॉडल, कोवर्क प्लस लीगल प्लगइन, ये अब पिक्चर में आ गया। तो ये कैसे काम करेगा, यही काम ये कैसे करेगा, तो एक सॉफ्टवेयर एजेंट होगा, एआई एजेंट। वन एआई एजेंट रीड्स, कंपेयर्स एंड फ्लैग्स रिस्क इन सेकंड। जो काम 2 से 3 दिन में हो रहा था, चुटकियों में हो जाएगा, रियल टाइम इंस्टेंट प्रोसेसिंग। और जहां उसको 30 से 50,000 रुपए टीम के लिए देने पड़ रहे थे, अब वो पर सीट यानी कि पर एआई एजेंट $20 पर मंथ पे करेगा, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट होंगे, एपीआई कंप्यूट कॉस्ट होंगे। हाई कंसिस्टेंसी, क्योंकि जब आप अलग अलग लोगों से काम कराते हैं तो उनके अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं और काम में अक्सर थोड़ा इनकंसिस्टेंसीज आ जाती हैं। तो हाई कंसिस्टेंसी, यूजेस गोल्ड स्टैंडर्ड लॉजिक 24/7। और वो सभी प्रॉब्लम नहीं है, सर आज मुझे छुट्टी चाहिए, आज मुझे जल्दी निकलना है, या मेरी प्रोडक्टिविटी कम है, वो प्रॉब्लम्स भी नहीं है क्योंकि ये एआई है और जैसा हम कहेंगे, जब हम कहेंगे, वो करेगा। अब इसका इन कंपनीज पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्फोसिस पर पड़ेगा और इसीलिए इन्फोसिस सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। आज के दिन 7.5% का फॉल देखने को मिला, क्योंकि इन्फोसिस इज हेवीली एक्सपोज टू
discretionary digital transformation projects that are now being bypassed by clients using Claude's no-code plugins. तो जो ये काम मैंने आपको बताया, ये सबसे ज्यादा इन कंपनीज में इन्फोसिस ही करता है। दूसरा, अगर टीसीएस में देखें तो इम्पैक्ट मीडियम टू हाई है, क्योंकि टीसीएस एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड जिस तरीके का वो काम करती है और जियोग्राफिकली भी वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। सो डाउन 6%, while TCS has a massive AI pipeline, its vast business process service arm is directly threatened by the legal and finance plugins. तो ये जो BPO और BPM ये सब डिविजन्स होती हैं, इनका भविष्य अंधेरे में है। अब ये नहीं चलेगा। तो एक बड़ा चंक इन कंपनीज का रेवेन्यू जो आता है वो अब खत्म होने वाला है। अब अगला जो आने वाला है वो है BPO, जो कॉल सेंटर्स होते हैं, जो यहाँ पर आउटसोर्स होते हैं, जो हमारे जो BPO के एम्प्लॉयज़ जो अमेरिकन एक्सेंट में बात करते हैं फॉरेन के क्लाइंट से, तो वो धंधा भी अब अगला उसी का नंबर आने वाला है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो बैक एंड प्रोसेसिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग और BPO, ये सारा जो एक लार्ज चंक था इन कंपनीज का, ये अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। तो ये इम्पैक्ट कम नहीं है, इसलिए आज जो मार्केट का रिएक्शन था वो ओवर रिएक्शन नहीं था। विप्रो की बात करते हैं। विप्रो इम्पैक्ट इज हाई, डाउन 4.5%। विप्रो's कंसल्टिंग हेवी अप्रोच इज अंडर प्रेशर as AI agents begin to provide the strategic analyst, not consultants used for chart. तो इन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो मॉडल में जो बदलाव हो रहा है वो क्या हो रहा है, आइए इसको समझते हैं। तो सीट कंप्रेशन फेयर, if one AI agent can do the work of 10 people, the headcount based revenue that drives these companies valuation could drop by 40 to 50% over the next 2 years. तो इसको थोड़ा समझते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, वहाँ बिलिंग का कल्चर है, यानी कि हम पर पर्सन आपको पे करते हैं। उसकी बिलिंग आवरली होती है, 8 घंटे की बिलिंग होती है, उस हिसाब से क्लाइंट पे करता है। काम हो या ना हो, आपको 8 आवर्स का पे करना पड़ेगा पर डे। अब यहाँ पर गेम जो होता है वॉल्यूम का होता है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, अगर 4 लोगों का भी काम होगा तो कहती हैं हमें 8 लोग चाहिए। तो क्योंकि लोग ज़्यादा मतलब उनकी बिलिंग ज़्यादा, तो ये अब मॉडल अब खत्म होने वाला है। तो इनका बड़ा चंक रेवेन्यूज का खत्म होने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर ये आप 6-7 कंपनीज, आईटी सर्विसेज कंपनीज को जोड़ लें, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, LTIM, ये 6-7 कंपनी को जोड़ लें तो इनके जो टोटल एम्प्लॉयज़ होंगे करीब 16-17 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ होंगे। अच्छे खासे लोगों को ये रोज़गार देते हैं। अब वही काम, मतलब सारा का सारा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसका साइजेबल चंक जो काम है वो एंथ्रोपिक के टूल से होगा। और एंथ्रोपिक के टोटल एम्प्लॉयज़ पता है आपको कितने हैं? शायद 2000। और आज के दिन इन कंपनीज का टोटल मार्केट कैप को आप जोड़ेंगे तो एंथ्रोपिक के मार्केट कैप से शायद कम होगा, या कम भी नहीं होगा तो टक्कर में होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसके ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, मार्केट किस तरीके से इन कंपनीज को वैल्यू कर रहा है और किस तरीके से हमारी कंपनीज को वैल्यू कर रहा है। तो अब आइए गोल्डन मुद्दे पे आते हैं। क्या आईटी सर्विसेज का धंधा अब खत्म होने वाला है? दोस्तों, मैंने कई बार पिछले वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो अब नहीं चलेगा। आपको नए तरीके से काम करना पड़ेगा। जो काम आपके चल रहे हैं अगले 1.5-2 साल में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप तभी सरवाइव करेंगे जब आप एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं और एआई के फील्ड में आप कुछ नया कर रहे हैं। जैसा कि TCS की एक पहल है कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया कि हम डेटा सेंटर्स में घुसने वाले हैं, और उनका एक बड़ा गैम्बल है। ज़्यादातर दूसरी कंपनीज जो हैं छोटा मोटा एडॉप्शन कर रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हैं और शोर ज़्यादा कर रही हैं। तो आने वाले 1-2 सालों में हमें देखना है कि आपकी एआई स्पेसिफिक रेवेन्यू कितनी बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर,
आप कोई बड़ा कदम एआई में नहीं उठा रहे हैं तो आप आउट ऑफ बिजनेस होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा और। सो इट इज नॉट द एंड बट इट इज द ग्रेट रीसेट। आपके काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर आप देखें पिछले 20-25 सालों से ये कंपनियां ने जबरदस्त पैसा कमाया है, क्योंकि बिलिंग मॉडल चलता था, हर घंटे के पैसे आते थे, काम हो या ना हो। फिर वो बदल कर दूसरे मॉडल पर भी गया, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी इनके बिलिंग का ही धंधा चलता है। और इन्होंने कोई मेजर प्रोडक्ट्स को नहीं डेवलप किया। छोटे मोटे कुछ कंपनीज ने डेवलप किया है, इन्फोसिस के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, टीसीएस के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी जो इनकी हार है कि इन्हें पता था कि एआई का बूम आ रहा है, एआई इज द फ्यूचर, फिर भी उसमें कुछ नहीं किया, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है। इनके जो टॉप मैनेजमेंट हैं वो सारे नॉन आईटी नॉन सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हैं, और उनको एक ही चीज़ समझ में आती है जो एक गले में बैठा हुआ सेठ को समझ में आती है कि भाई मुझे मुनाफा चाहिए, और उस मुनाफे के चक्कर में ये इन कंपनीज को भी डुबाएंगे और इनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज को भी डुबाएंगे। अभी भी अगर ये नहीं चेते तो 20 लाख लोगों की नौकरियां, उनका फ्यूचर, उनकी फैमिली को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब आइए दोस्तों मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज के दिन अगर देखिए तो कल की तेजी के बाद आज मार्केट में थोड़ा हमें प्रेशर भी देखने को मिला, कुछ ज़्यादा तेजी वहाँ नहीं देखने को मिली। काफ़ी ठंडे ठंडे मार्केट से रहे, हालांकि मार्केट्स में हमें ग्रीन देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर देखें तो 50 पॉइंट्स अप निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, टॉप के लेवल से काफ़ी गिरा भी था मार्केट, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ठीक ठाक था, बुरा नहीं था। बैंक निफ्टी में भी लगभग उसी तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिला, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ठीक ठाक था, और मेजर गेनर्स लूजर्स भी ठीक ठाक था। आज देखिए मेजर लूजर्स ज़्यादा थे और मेजर गेनर्स कम थे। अगर हम देखें कल के दिन थोड़ा सरप्राइजिंग था, एफआईआई की बाइंग की फिगर आई, डीआईए ने भी बाइंग की है। क्या आज ये कंटिन्यू होता है? दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि सारे एफआईआईज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होते हैं। कई आर्बिट्रेज फंड वाले होते हैं, कई शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर वाले भी होते हैं, और कई उस तरीके के भी एफआईआईज होते हैं जो असली में एफआईआईज हैं भी नहीं, और कुछ जेन्युइन एफआईआईज भी होते हैं। तो एक दिन की बाइंग देखकर हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। क्या ये परफॉर्मेंस रिपीट होता है? आज का डेटा अभी नहीं आया है, तो हमें देखना है कि आगे क्या होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडेक्स में ज़्यादातर इंडेक्स ग्रीन में रहे। आप देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी काफ़ी प्रेशर में रहा, और मेजर गेनर्स को अगर आप देखें तो मेटल्स, ऑटो, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन्होंने बेटर किया। अब जो सोचने वाली बात है कि आज तो इतना गिर गया, कल शायद कुछ वैल्यू हंटिंग वंटिंग होगी, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो फियर है ये जेन्युइन फियर है। तो अगर आईटी सेक्टर इसी तरीके से प्रेशर में रहेगा तो वो इंडेक्स में भी प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि उसका डबल डिजिट वेट होता है निफ्टी पे। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो निफ्टी में सेंटिमेंट्स में कोई बदलाव नहीं है, आज बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट भी नहीं रही, डेटा में भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। तो सेंटिमेंट ट्रैकर लगभग उसी सिचुएशन में हमें दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो हल्की सी हमें गिरावट देखने को मिली है, बुलिशनेस में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन स्टिल इट इज़ इन बुलिश जोन। तो दोनों ही बुलिश जोन पर हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती हुई हमें दिख रही है। अब आइए आज के मार्केट का डेटा को डिकोड करते हैं। तो आज 4 फरवरी है और हम सक्सेसफुली कल के क्लोजिंग को हमने सस्टेन किया, डिफेंड किया और सरवाइव किया। तो आज हम 25,776 पर हमने क्लोजिंग दी, 50 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला। वोलेटिलिटी की पिक्चर में देखें तो आज फिर हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो कॉल आईवीज और पुट आईवीज दोनों में फॉल देखने को मिला। पुट आईवीज थोड़ा मार्जिनली कम गिरे, बट कॉल आईवी में ठीक ठाक हमें फॉल देखने को मिला। अब विक्स की सिचुएशन भी देखें तो यहां भी फॉल देखने को मिला है। तो जो पिछले दिनों मार्केट में फियर था वो थोड़ा कम होता हुआ हमें दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो हम पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं कि इसमें राइज हो रहा है, और ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर रिटेल वाले ऑप्शंस में रहते हैं, और ऑप्शंस मार्केट में वही सेंटिमेंट हमें दिखता है जो मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन भी ठीक ठाक दिख रही है।
तो कैश मार्केट इज लुकिंग फाइन, ऑप्शंस मार्केट इज लुकिंग फाइन। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है फ्यूचर्स मार्केट में। तो फ्यूचर्स मार्केट में आप देखिए, आज तीसरा दिन है मार्केट में रैली का। आप देखिए, बजट के बाद से 3 दिन हमें मार्केट में रैली देखने में मिली और तीनों दिन में ओआई ऐड नहीं हुए। क्या आपको सरप्राइजिंग नहीं लगता कि इतना मार्केट चढ़ गया 600-700 पॉइंट, कोई बुलिश पोजीशंस नहीं बना रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब है? और हम जानते हैं कि आमतौर पर जो फ्यूचर्स के ट्रेडर होते हैं वो थोड़े मीडियम टर्म के होते हैं, 3-4-5-6 मंथ। तो क्या वो इस राइस में बड़ी सेल पोजीशंस बना रहे हैं और उस बाद में उसकी मुनाफा वसूली करेंगे? ये तो आगे ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि इतनी तेजी और इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स के बावजूद भी यहां पर लॉन्ग पोजीशंस नहीं बन रही हैं। नेक्स्ट मंथ में हल्की मार्जिनल हमें लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई देखिए। दूसरा जो सरप्राइजिंग फैक्ट है जो इस बात को बता रहा है ये सारी शॉर्ट पोजीशंस हैं, शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं, वो ये है कि प्रीमियम एक बार फिर देखिए हम 50 के लेवल पर आ गए हैं। ये लोएस्ट आपको देखने को मिलेगा और अभी 2 दिन पहले हम 61 पे थे, फिर हमें राइज देखने को मिला, वापस हम 54 आ गए। ये कम से कम इस वक्त 130, 40, 50 के आसपास होना चाहिए और नेक्स्ट मंथ का भी प्रीमियम काफी कम है। तो कोई यहां पर बुलिश पोजीशंस, हमें एग्रेसिव बुलिश पोजीशंस बनती हुई नहीं दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बुलिश पोजीशंस को कट किया जा रहा है, यानी कि सेलिंग की जा रही है फ्यूचर्स में। इसी वजह से प्रीमियम्स में जो है डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है लेकिन लॉन्ग, फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए नहीं दिख रहे। एनएसई टर्नओवर वंस अगेन आप देखिए कि काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है और ये इस तरफ इशारा भी कर रहा है कि इस तेजी का इस्तेमाल करके स्टॉक्स को डंप किया जा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज के दिन काफी अच्छा था और कल के दिन जो हमें शार्प रैली देखने को मिली, काफी शॉर्ट्स कटे हैं, एफआईआईज के काफी ज्यादा शॉर्ट्स कटे हैं और अब देखना है कि आज के दिन वापस से और घटते हैं या बढ़ते हैं। तो जब डेटा आएगा तभी पता चलेगा। इन ग्लोबल स्टॉक्स को चेक करिए, इन्होंने लास्ट ईयर अप टू 15 टाइम्स तक का प्रॉफिट दिखाया। क्या आप इस तरह की फ्यूचर के ग्लोबल ग्रोथ स्टोरीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो देर किस बात, जॉइन द लीग ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं, ग्लोबल भी। और ये है हमारे पिछले इन्वेस्ट फॉर अल्फा वर्कशॉप सेशंस का रिव्यू। सी यू इन द मास्टर क्लास, दिस टाइम बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड द लिमिट। इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3, बी लिमिटलेस। अब चार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो चार्ट्स में हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं? देखिए दोस्तों, इस वक्त कोई ट्रेड बन नहीं रहा है क्योंकि आप जो डेटा है वो हमें स्ट्रांगली कोई बुलिश इंडिकेशंस नहीं दे रहा है और ऐसे सिचुएशन में हम शॉर्ट भी नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इस गैप की रेंज में आगे कुछ दिन मार्केट्स जो हैं चलने वाले हैं और मैंने आपके साथ जो लेवल शेयर किया था कि 25,300, इसके ऊपर ही यही आपको जो है आपको स्टॉप लॉस रखना है। इससे इसके आसपास अगर आपने पोजीशन बनाई है आप लॉन्ग्स को होल्ड करिए, बट इस पर टाइट स्टॉप लॉस रखिए। हमारी इस वक्त कोई कॉल नहीं है कि हमें लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है और शॉर्ट के लिए हम कोशिश करेंगे जब ये लेवल ब्रीच होता है। फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा फ्रेश ट्रेड्स के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा और आप क्या सोचते हैं आईटी सेक्टर के बारे में? क्या आईटी सेक्टर का जमाना अब खत्म हो गया? क्या आईटी सेक्टर बर्बाद होने वाला है? अपना व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।